हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेक्चर सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की लेक्चर सीरीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो थर्मोडायनेमिक्स की जो लेक्चर सीरीज चल रही थी, इसमें अपन ने 4 लेक्चर पब्लिश कर दिए थे। उस चारों लेक्चर में अपन ने थर्मोडायनेमिक्स के जो बेसिक पार्ट्स को समझ लिया था, और लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था उसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ के बारे में स्टडी कर ली थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है। और उसके अलावा जो टाइप ऑफ प्रोसेसेस हैं, जैसे कौन कौन से प्रक्रम हो सकते हैं, समतापीय प्रक्रम, ठीक है, समदाबीय, समायतनीय, रुद्धोष्म और चक्रीय प्रक्रम, इनको भी हमने थोड़ा थोड़ा सा समझ लिया था कि इनमें फर्स्ट लॉ किस तरह से अप्लाई होगा। तो आज इन्हीं प्रक्रमों को आगे बढ़ाते हुए इनमें वर्क डन फाइंड करेंगे कि इनमें वर्क डन कैसे निकाला जाए और इनके जो ग्राफ्स हैं वो किस तरह से बनाए जाते हैं। तो आज का जो पूरा मतलब लेक्चर है वो इसी के ऊपर होने वाला है। तो वारी वारी से हम सभी प्रक्रम को डिस्कस कर लेंगे। तो इसी क्रम में जो पहला आपको दिखेगा वो दिखेगा आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापीय प्रक्रम। आइसोथर्मल प्रोसेस या समतापीय प्रक्रम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था। नाम से ही क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या समान रहेगा, तापमान समान रहेगा, बिल्कुल सही। तो यही इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन मैंने इधर लिख दी इसकी, आप लिखना चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो। डेफिनेशन कह लो या फिर कह लो इसका स्टेटमेंट एक तरह से। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट आपका ये है, वह प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रम के दौरान ताप नियत रहे समतापीय प्रक्रम कहलाता है। हिंदी में कहेंगे समतापीय, इंग्लिश में कहेंगे तो आइसोथर्मल टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट थ्रू आउट द होल प्रोसेस या थ्रू आउट द होल प्रोसेस ही आएगा। तो प्रोसेस के दौरान क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए। अब आप सभी बच्चे आइडियल गैस इक्वेशन जानते होंगे। आइडियल गैस इक्वेशन आपने पढ़ी है 11th-12th क्लास में। क्या होती है बताओ आइडियल गैस इक्वेशन? ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी क्या होती है? अपनी आइडियल गैस इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। रियल गैस के लिए अपन यूज करते हैं ज्यादातर आइडियल गैस इक्वेशन को। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी में पी क्या होता है बच्चों? आप सभी जानते होंगे, प्रेशर, दाब, प्रेशर अप्लाइड। भी क्या होता है? वॉल्यूम सिस्टम का। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स सिस्टम के, नंबर ऑफ मोल्स। और आर क्या है यहाँ पे? राइट, गैस कांस्टेंट। आर है गैस कांस्टेंट। ये मार्कर थोड़ा सा हल्का चल रहा है, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। आर इक्वल टू गैस कांस्टेंट। आर की वैल्यू आप में से कौन कौन बता सकता है? आर की वैल्यू, यस, आर की वैल्यू आपको आनी चाहिए। आप बीएससी में आ चुके हो, और बीएससी में क्या है तो आपके 11th-12th लेवल पे आपने कई बार पढ़ी होगी। ये जो कांस्टेंट है, जैसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, इनकी वैल्यू अपने पे लगभग आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो इसकी जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है? 8.31 यूनिट निकालनी है। यूनिट निकालने में तो कुछ भी नहीं है, इधर पी भी है, बटे में क्या ले जाओगे? एन टी। पी की यूनिट क्या लिख सकते हो बताओ? पी की यूनिट क्या होगी आपकी? बिल्कुल पास्कल लिख सकते हैं यहाँ पे, पास्कल। वी की यूनिट क्या होगी? मीटर क्यूब। आर की, एन की क्या होगी? मोल, तो मोल बटे में जाएगी मोल इनवर्स। और टी की क्या होगी? केल्विन इनवर्स, राइट। पास्कल, मीटर क्यूब, मोल इनवर्स या मोल इनवर्स इंटू केल्विन इनवर्स। तो ये इसकी यूनिट हो गई। इसके अलावा क्या आएगा? एक यूनिट और होती है इसकी, जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ये भी इसी की यूनिट है, ये भी लिख सकते हो आप। तो ये इसमें भी वैल्यू सेम ही रहेगी, 8.31 जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। तो ये सब चीज़ें आपको याद आनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि ये अपन 12th क्लास का, 11th क्लास का बिल्कुल बेसिक सा पार्ट है, मतलब बेसिक सा पोर्शन है। इसके बाद टी क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। यहाँ तक हमको क्लियर है। अब देखो, एन तो पहले ही कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो मतलब एक वैल्यू होगी। आर भी कांस्टेंट है एक तरह का। एन कांस्टेंट नहीं है, मतलब एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसलिए इसको अपन चेंज नहीं है, एक वेरिएबल नहीं है। टी क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम अपन ने क्या ले लिया? कांस्टेंट। तो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस क्या हो जाएगी इक्वेशन बताइए? पीवी इक्वल टू कांस्टेंट से इट इज के। लेट सपोज अपन मान लेते हैं कि क्या है? के है ना। तो पीवी इक्वल टू के, तो फिर अपन क्या लिख सकते हैं? अगर पीवी इक्वल टू के होता है तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2।
P1 V1 इक्वल टू P2 V2। एक तो ये आउटकम निकल के आया और दूसरा आउटकम क्या निकल के आया, P व्युत्क्रमानुपाती होगा वॉल्यूम के, P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो ये जो है P व्युत्क्रमानुपाती होगा वॉल्यूम के, ये एक लॉ भी है जो आपने पढ़ा होगा। कोई बता सकता है कौन सा लॉ है? P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ है ना, वॉयल्स लॉ, वॉयल का नियम, वॉयल्स लॉ। वॉयल का नियम। तो राइट, अब तक हमने क्या समझा? देखो हम बात कर रहे थे आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, आइसोथर्मल या समतापीय प्रक्रम के बारे में। समतापीय प्रक्रम कैसा होता है? वह प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रम के दौरान ताप क्या रहता है? नियत रहता है, टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। और आइडियल गैस इक्वेशन अभी अपन सभी जानते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन क्या आती है? PV इक्वल टू NRT। तो इसमें सारी टर्म्स अपन को पता है, P क्या है, B क्या है, N क्या है, R क्या है, T क्या है, तो सभी को लिख सकते हैं अपन। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होने वाला है आप सभी को पता है? T शुड बी कॉन्स्टेंट, T मस्ट बी कांस्टेंट। तो T इसमें क्या रहने वाला है? नियत रहने वाला है। तो क्या इक्वेशन हो जाएगी? PV इक्वल टू कांस्टेंट या PV इक्वल टू K, अपन ने मान लिया P1 V1 इक्वल टू P2 V2, या फिर कह सकते हो P व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? B के, वॉल्यूम के। तो ये जो P व्युत्क्रमानुपाती वॉल्यूम होता है, मतलब प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटती है और प्रेशर घटाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ती है, ये क्या कहलाता है? अपना वॉयल्स लॉ या फिर वॉयल का नियम। तो यहाँ तक आपको क्लियर है? तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद इसके अपन फिगर्स मतलब डायग्राम्स बनाएंगे, PV R1 ये सब अपन ड्रॉ कर लेंगे। एक बार इसको क्लियर आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार। तो अभी हमने इसकी अवस्था समीकरण देखा था, वो क्या था? PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट या P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इसका क्या है? अवस्था समीकरण कह लो या स्टेट इक्वेशन कह सकते हैं। तो उसी के आधार पर अपन क्या है, इसके ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब ग्राफ किन किन तीन क्वांटिटीज के बीच में प्लॉट होते हैं आप जानते हो? P, V और T के, जो तीन वेरिएबल क्वांटिटी आती हैं आइडियल गैस इक्वेशन में। तो तीनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। पहला जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया है वो किसके बीच में किया है? प्रेशर के बीच में और वॉल्यूम के बीच में। अब देखो ये जितने भी ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं, इसमें हमको एक पैटर्न लेना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या पैटर्न इसमें लिया है कि जो सारे ग्राफ मैंने बनाए ना, ये बनाए एक्सपेंशन में, मतलब गैस के प्रसार में। इसको लिख देते हैं अपन कि ये किस में बनाए? गैस के प्रसार में। इसमें गैस क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है, गैस प्रसार कर रही है, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज होते हुए ऑर्डर में बनाए कि वॉल्यूम बढ़ना चाहिए, गैस का प्रसार हो रहा है, गैस का क्या हो रहा है? एक्सपेंशन, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो देखो पहला ग्राफ डिस्कस करेंगे अपन। पहला ग्राफ क्या कह रहा है अपना? पहला ग्राफ ये कह रहा है कि P और V के बीच में ये ग्राफ है। अब जैसे जैसे आप क्या है वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे क्या है प्रेशर घटता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पता है P व्युत्क्रमानुपाती किसके है? वॉल्यूम के। ये इक्वेशन क्या इक्वेशन कहलाई आपकी? ये इक्वेशन ही तो आपकी वॉयल्स इक्वेशन है, ठीक है। ये मैंने आपको अभी बता भी दिया था, या वॉयल्स लॉ कह लो अपन, वॉयल्स लॉ कह सकते हैं इसको, वॉयल का नियम। तो ये इक्वेशन क्या है? P प्रोपोर्शनल टू 1/B। इसकी वजह से क्या है कि जैसे जैसे आप प्रेशर, जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, क्योंकि गैस का प्रसार हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो तो प्रेशर क्या करेगा? घटता जाएगा वॉयल के नियम के अनुसार। तो ये तो बन गया इसका PV ग्राफ। टेम्परेचर इसमें क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये अपन ने देख ही लिया, टेम्परेचर A पॉइंट पर भी T है और B पॉइंट पर भी T है, दोनों में मैंने कोष्टक में T लिख रखा है ना, ये इसी बात को दिखा रहा है। और प्रोसेस कैसे चल रही है? A से B। ये एरो किसको दिखाता है? एरो दिखाता है प्रोसेस की दिशा, प्रक्रम की दिशा। तो प्रक्रम कैसे चल रहा है आपका? A से B की ओर। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट कौन सा? ये तो हो गया PV ग्राफ। इसी तरह से अपन ने नेक्स्ट क्या बना लिया? VT ग्राफ। अब VT ग्राफ में T तो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम कब बढ़ाओगे? A से B की ओर जाओगे तभी तो वॉल्यूम आप बढ़ाओगे। तो वॉल्यूम हम कैसे ले जा रहे हैं? A से B की ओर। अब ये जैसे पॉइंट्स मैंने इस तरह से लिए हैं, इसको इस तरह से लिख लो, ये ज़्यादा सही रहेगा। इसको B1 ले लेते हैं, ये पॉइंट B1, ये पॉइंट V2, इसी तरह से ये पॉइंट P1, ये पॉइंट P2, ऊपर वाले को दूसरा बड़ा नाम दे देते हैं अपन, है ना। तो इस तरह से कर देते हैं ऑर्डरिंग। तो जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, वॉल्यूम किससे किसकी ओर बढ़ा? V1 से V2 की ओर। V1 से V2 क्योंकि गैस का क्या कर रहे हैं अपन? प्रसार। टेम्परेचर क्या रहा? कांस्टेंट। V1 से V2 की ओर बढ़ा, इसलिए जो एरो है वो किससे आएगा? A to V।
ठीक है। इसके बाद ये ग्राफ समझ में आ गया आपको, ये क्या है, वॉल्यूम टेम्परेचर ग्राफ या फिर आयतन तापमान वक्र। इसके बाद में इस ग्राफ की ओर चलते हैं। पीटी ग्राफ की स्ट्रेट लाइन आएगा, ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा। टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। P1 P2 से P1 मतलब जो आपका प्रेशर है वो क्या हो रहा है, घट रहा है। प्रेशर क्यों घट रहा है, देखो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है और गैस का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। तो कहने का मतलब वॉल्यूम बढ़ रही है और वॉल्यूम अगर बढ़ेगी तो इस नियम से क्या होगा, प्रेशर घटेगा। इसलिए प्रेशर वाले ग्राफ में जो एरो की डायरेक्शन होगी वो नीचे की तरफ आएगी, जबकि वॉल्यूम वाले ग्राफ में जो एरो की डायरेक्शन है वो किसकी तरफ आएगी, ऊपर की तरफ। बात आपको समझ में आ रही है ना, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अपन गैस को क्या करा रहे हैं, एक्सपेंड करा रहे हैं, गैस का क्या करा रहे हैं, प्रसार करा रहे हैं। तो गैस का प्रसार होगा तो वॉल्यूम तो क्या होगी, बढ़ेगी, प्रेशर क्या होगा, घटेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो ये तीनों ग्राफ आपको समझ में आ गए होंगे कि आइसोथर्मल, कोई अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसमें गैस के प्रसार के लिए किस तरह से इक्वेशन आती है, किस तरह से अपन उसके तीनों ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, पीबी ग्राफ, पीटी ग्राफ और पीटी ग्राफ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। तो नेक्स्ट ग्राफ के बाद अब हमको डिस्कस करना है कि वर्क डन बाई सिस्टम इन ए आइसोथर्मल प्रोसेस। तो टॉपिक अपना वही चल रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम। और इसमें अब अपन क्या निकालेंगे, टॉपिक का नाम आपको दिख रहा होगा, वर्क डन बाई ए गैस इन ए आइसोथर्मल सिस्टम या इन ए आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में गैस के द्वारा या फिर सिस्टम के द्वारा किया गया कार्य किस तरह से फाइंड किया जाता है। तो इक्वेशन मैंने आपको बता रखा है, वर्क की इक्वेशन क्या होती है, W इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV, ठीक है। और प्रेशर जो वॉल्यूम है वो कितने से कितने तक एक्सपेंड किया है, वॉल्यूम लोअर लिमिट V1 है और हायर लिमिट V2 है। मतलब जो प्रेशर है वो कितने से कितना एक्सपेंड किया, V1 सॉरी जो मतलब वॉल्यूम है वो कितना एक्सपेंड कर रहा है, V1 से V2 तक, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अब अपन को इसमें क्या है, P की वैल्यू पुट करनी है। P की वैल्यू कैसे पुट कर सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन आप सभी जानते हो। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT। तो P इक्वल टू क्या आ जाएगा, nRT अपॉन B, ठीक है। तो ये इसमें पुट करना है। तो W का मान कितना आएगा बताओ, W इक्वल टू इंटीग्रेशन V1 से V2 nRT अपॉन V dV। अब देखो nRT ये तो तीनों ही कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी इसमें कांस्टेंट है, तो क्या आएगा W इक्वल टू nRT इंटीग्रेशन V1 टू V2 dV अपॉन B। अब 1 अपॉन B का समाकलन क्या होता है, 1 अपॉन x का समाकलन क्या होता है, ln x। तो उसी तरह से इसका समाकलन कर देंगे, W बराबर क्या आ जाएगा, nRT, ठीक है। समाकलन कर दो इसका nRT और ये आएगा आपका ln V, ठीक है। ln V लिख देते हैं इसको और लिमिट लगा देते हैं इसकी। लिमिट क्या लगेगी बताओ, V1 से V2 तक, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे अब, W इक्वल टू nRT ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट V2, राइट। तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू nRT ln V2 अपॉन V1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक तो क्लियर होगा आपको सभी को, यहाँ तक आराम से समझ में आ रहा है ना। कुछ भी नहीं किया अपन ने, क्या किया, W इक्वल टू PdV कर दिया, PdV में P की वैल्यू रख दी nRT अपॉन B, nRT को बाहर निकाल दिया और 1 अपॉन B का इंटीग्रेशन कर दिया। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपको आगे सॉल्व करना है, या फिर आप इसमें क्या कर सकते हो, देखो इधर की साइड लिखते हैं, इसमें आप P1 V1 इक्वल टू P2 V2 भी लगा सकते हो, अगर इसको P1 और ये वॉल्यूम की जगह प्रेशर के फॉर्म में लिखना है, P2 V2। तो B2 अपॉन V1 का मान क्या होगा, इससे बताओ, B2 अपॉन V1 का मान P1 अपॉन P2 के बराबर आएगा, ठीक है। लेट सपोज लेट इट इक्वेशन 1, लेट इट इक्वेशन 2 और लेट इट इक्वेशन 3 यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को आप इक्वेशन 2 में यूज कर सकते हो, B2 अपॉन V1 की जगह P1 अपॉन P2 लिख सकते हो। तो वर्क डन कितना आ जाएगा, W इक्वल टू nRT
ln P2 सॉरी P1 अपॉन P2। राइट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, ln को भी सॉल्व कर सकते हो। ln जैसे इस इक्वेशन की बात करें, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4, तो ln B2 अपॉन V1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, 2.303 log बेस 10 V2 अपॉन V1। इसी तरह से P1 अपॉन P2 को भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, W इक्वल टू NRT 2.303 NRT नेचुरल सॉरी log बेस 10 V2 अपॉन V1। ये इक्वेशन आ गई। ये इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दो। और इसी तरह से इस इक्वेशन को भी लिखना चाहें तो W इक्वल टू 2.303 NRT log बेस 10 P1 अपॉन P2। मतलब अगर नेचुरल लॉग हटाना है आपको, ln हटाना है, तो क्या लिख कर दोगे, 2.303 से मल्टीप्लाई करके लिख दोगे। तो ये इस तरह से इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 6। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे वर्क डन निकाला जाता है। बड़ा इजी सा है कि कैसे एक आइसोथर्मल में वर्क डन अपन निकालेंगे। तो इसके लिए क्या किया, W इक्वल टू PdV के फॉर्मेट में लिख दिया, और वॉल्यूम एक्सपेंड कर रही है तो V1 से V2 लिमिट लग जाएगी। इसका इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कर दिया, ln के फॉर्मेट में आ जाएगा, NRT ln V लिमिट लगा दोगे तो V2 माइनस V1, या इसको अपन करेंगे तो NRT log V2 अपॉन V1, क्योंकि log की प्रॉपर्टी होती है log A माइनस log B इक्वल टू log A अपॉन B। तो वो लगा दी अपन ने, तो क्या आएगा, W इक्वल टू NRT ln V2 अपॉन V1। और अगर इसके फॉर्म में लिखना है log बेस 10 के, तो 2.303 NRT log बेस 10 V2 अपॉन V1। ये इस तरह से प्रेशर के फॉर्मेट में लिखना है तो P1 अपॉन P2 आ जाएगा इस इक्वेशन को यूज करके। ठीक है, तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस अपन चालू करते हैं। तो उसी क्रम में नेक्स्ट जो अपना प्रोसेस आता है उसका नाम है समदाबीय प्रोसेस। आपको टॉपिक का नाम दिखेगा ऊपर। तो ये क्या कहता है, समदाबीय प्रोसेस। इसका स्टेटमेंट जरा देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या है, तो इसका स्टेटमेंट ये कहता है, जैसे कि आपने समतापीय प्रक्रम में देखा समदाबीय, तो दाब क्या रहने वाला है, समान रहने वाला है, नियत रहने वाला है। तो वह प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रम के दौरान निकाय का दाब क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसा प्रोसेस क्या कहलाएगा, समदाबीय प्रक्रम कहलाएगा। इंग्लिश में बोले तो आप कह सकते हैं कि ए प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑन द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड आइसोबैरिक सिस्टम। तो आइसोबैरिक सिस्टम में आपको मैंने ये भी बता दिया, इसका नाम जैसे आपको आइसोबारिक है, तो ये जो वार होता है ये क्या है, प्रेशर की यूनिट है। इस तरह से भी आप इसको मेमोराइज कर सकते हो कि आइसोबारिक प्रोसेस इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि जो बार होती है वो किसकी यूनिट है बच्चों, प्रेशर की। तो यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसकी इक्वेशन अपन निकाल लेते हैं। इक्वेशन किससे निकलेगी, आइडियल गैस इक्वेशन से। आइडियल गैस इक्वेशन आप सभी जानते हो, आइडियल गैस इक्वेशन लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस कर लिया था। आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर क्या होती है, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT। अब देखिए क्या कांस्टेंट है इसमें, प्रेशर इसमें कांस्टेंट है। तो इक्वेशन किस तरह का फॉर्म में आ जाएगी, B इक्वल टू NRT अपॉन P। ठीक है, P क्या रहने वाला है यहाँ पे, P रहने वाला है कांस्टेंट। तो ये इक्वेशन को मैं कैसे लिख दूं, V इक्वल टू KT। K क्या है यहाँ पे, कोई भी कांस्टेंट ले लिया मैंने रैंडमली, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं है। K किसकी जगह लिख दिया मैंने, N, R और P की जगह, क्योंकि N R तो आप जानते हो, N क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, N तो नंबर ऑफ मोल्स हैं, और R क्या है, गैस कांस्टेंट, और P क्या है, प्रेशर, पर वो क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि प्रोसेस कैसी है, समदाबीय है, आइसोबैरिक। राइट।
अब इसके बाद देखिए इसकी इक्वेशन क्या फॉर्म ले लेगी, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ना, B प्रोपोर्शनल टू T, इस तरह से भी लिख सकते हो। अर्थात वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, गैस एक्सपेंड करेगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज करेगा। और गैस अगर कंप्रेस की जाएगी या कंडेंस की जाएगी, मतलब उसका संपीड़न होगा गैस का, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में इक्वेशन किस तरह से बन सकती है, B अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, K इज नथिंग बट ए कॉन्स्टेंट, K इज नथिंग बट ए कॉन्स्टेंट, मतलब कुछ भी नहीं है, एक कॉन्स्टेंट अपन ने ले लिया। इक्वेशन इस तरह से बनेगी ना, V1 T1 इक्वल टू V2, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। ये क्या होगा, इसकी अवस्था समीकरण, समदाबीय प्रक्रम की अवस्था समीकरण। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कैसे इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। वह प्रक्रम जिसमें संपूर्ण प्रक्रम के दौरान निकाय का दाब क्या रहे, नियत रहे, कांस्टेंट रहे। इसकी आइडियल गैस इक्वेशन से अपन इसकी इक्वेशन निकालेंगे, PV इक्वल टू NRT हो गया, B इक्वल टू क्या हो गया, NRT अपॉन P। NR कांस्टेंट है क्योंकि N नंबर ऑफ मोल्स को दिखा रहा है, R गैस कांस्टेंट को दिखा रहा है, और P यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो P है ये क्या है, कांस्टेंट रहने वाला है, क्योंकि अपन कौन सी प्रोसेस लेके चल रहे हैं, आइसोबारिक प्रोसेस लेके चल रहे हैं। और B फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी, B इक्वल टू KT, या फिर कांस्टेंट को हटाओगे तो प्रोपोर्शनल का साइन लगा सकते हो, तो B प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T। कैपिटल T किसको दिखा रहा है, टेम्परेचर को। तो इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ से इक्वेशन निकालेंगे अपन, यहाँ से इक्वेशन निकाली आपने, तो ये बनेगा B अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, B अपॉन T इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या फिर इसे अगर स्टेट इक्वेशन के रूप में लिखना हो तो B1 अपॉन T1 इक्वल टू B2 अपॉन T2। इस तरह से भी अपन इसको लेके चल सकते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पार्ट में हमने डिस्कस कर लिया था कि कैसे अपन इसके आइडियल गैस इक्वेशन से कैसे इसका अवस्था समीकरण निकाल सकते हैं समदाबीय प्रक्रम का। तो समदाबीय प्रक्रम में आपको ये तो पता है कि वॉल्यूम क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, B प्रोपोर्शनल टू T। और इसको अपन क्या कहते हैं, जैसे अपन ने लास्ट आइसोथर्मल प्रोसेस में देखा था, P व्युत्क्रमानुपाती होता है V के, तो वो होता है वॉल्स लॉ। उसी तरह से V अगर समानुपाती है T के वॉल्यूम टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या कहलाता है, चार्ल्स लॉ। तो ये चार्ल्स लॉ पर आधारित है। इसके बाद में नेक्स्ट अपन को देखना है कि जैसे अपन एक कोई फिक्स पैटर्न लेके चलेंगे, तो जो ये ग्राफ मैंने ड्रॉ किए हैं ये सारे किसके लिए, गैस के एक्सपेंशन के लिए। गैस का क्या हो रहा है यहाँ पे, प्रसार। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना, अगर आप इस चीज़ का ध्यान नहीं रखोगे कि गैस का प्रसार हो रहा है या फिर गैस का संपीड़न हो रहा है, तो जो ये साइन हम बनाते हैं सिस्टम के, ये क्या है, चेंज हो जाएंगे। ये साइन जैसे A2B हो रहा है तो ये अपोजिट हो जाएगा। इस चीज़ का विशेषकर ध्यान रखिए। पहला ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। पहला ग्राफ है PV ग्राफ। PV ग्राफ में आपको दिख रहा है, इसको लिख भी देते हैं जरा, लिखने की भी जरूरत नहीं है वैसे तो, लिख दो PV ग्राफ। तो PV ग्राफ में आपको क्या दिख रहा है, PV ग्राफ में आपको पता है प्रेशर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट है, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, किसके पैरेलल मिलेगी, वॉल्यूम एक्सिस के। तो एक्स एक्सिस पे अपन ने वॉल्यूम को रखा है, तो वॉल्यूम के जो एक्सिस है उसके पैरेलल लाइन मिलेगी। तो इस लाइन से अपन को क्या पता चल रहा है, इस लाइन से अपन को ये पता चल रहा है कि जो ये प्रेशर है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट, पर वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपेंड करेगा। तो गैस का क्या होगा, प्रसार होगा। ये बात अपन को पता चल गई। ये हो गया PV ग्राफ। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं अपन VT ग्राफ को। ठीक है, VT ग्राफ। तो VT ग्राफ में क्या होगा, प्रेशर तो इसमें है ही नहीं, VT की बात है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगी, क्योंकि गैस एक्सपेंड कर रही है तो वॉल्यूम भी बढ़ रही है, और वॉल्यूम अगर बढ़ेगी तो वॉल्यूम के ही प्रोपोर्शनल क्या है, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो इस लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन पर, क्या आएगी इस तरह से कि इसकी जो स्लोप होगी वो VT ग्राफ से निकाली जाएगी। तो इसका अगर आप ग्राफ देखें तो इसका जो ग्राफ है इंक्रीजिंग ग्राफ आएगा, क्योंकि जिस तरह से आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे उसी तरह से क्या है, टेम्परेचर बढ़ेगा, अर्थात B प्रोपोर्शनल टू T का ग्राफ आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अपन ग्राफ को डिस्कस करना चाहें तो नेक्स्ट ग्राफ क्या है, PT ग्राफ, प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर ग्राफ। तो प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर ग्राफ में क्या होगा, प्रेशर वर्सेज टेम्परेचर ग्राफ में इस पॉइंट को एक बार इंकित कर लेते हैं कि पॉइंट क्या है। तो ये पॉइंट है अपना P। तो प्रेशर तो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि समदाबीय प्रक्रम है। पर आपको पता है कि वॉल्यूम क्या कर रही है, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रही है, वॉल्यूम एक्सपेंड कर रही है। तो वॉल्यूम अगर एक्सपेंड होगी, मैंने आपको बता दिया जब भी वॉल्यूम एक्सपेंड होगी टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसलिए टेम्परेचर T1 से T2 पर पहुंच गया। टेम्परेचर तो बढ़ता रहेगा पर प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो इस तरह से अपन इसका PT ग्राफ भी निकाल सकते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि समदाबीय प्रक्रम के लिए कैसे पीवी ग्राफ, बीटी ग्राफ और पीटी ग्राफ बनाए जा सकते हैं। ये तो किसके लिए बनाए अपन ने, गैस जब एक्सपेंड हो रही है और गैस अगर कंप्रेस की जाएगी, गैस का संपीड़न होगा, तो ये क्या है, जो एरो की डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, इन्वर्ट हो जाएगी, मतलब अपोजिट लग जाएगी। इसके बाद में अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि कैसे अपन इसमें वर्क डन निकाल सकते हैं फॉर ए गैस या फॉर ए सिस्टम। अभी हमने ग्राफों को समझा, उसके बाद में अपन निकाल लेते हैं वर्क डन इन आइसोवेरिक प्रोसेस। आइसोवेरिक प्रोसेस में वर्क डन कैसे निकालेंगे, तो वर्क डन निकालने के लिए वही इक्वेशन आप यूज कर सकते हो, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P dV। वॉल्यूम विल इंक्रीज फ्रॉम V1 टू V2। वॉल्यूम तो बढ़ेगी क्योंकि गैस का क्या हो रहा है, एक्सपेंशन। गैस का एक्सपेंशन होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज करती है, लेकिन इसमें हमको पता है कि P क्या है, कांस्टेंट है। P क्या है, कांस्टेंट। तो P कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या इक्वेशन बनेगी, W इक्वल टू P इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 dV। ठीक है, तो एक तरह से 1.dV लिख लो या dV लिख लो, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, B ही आएगा, B। तो W इक्वल टू P, V लिमिट लगा दो, लोअर लिमिट कितनी है V1, हायर लिमिट कितनी है V2। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा, W इक्वल टू P हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट V2 माइनस V1। तो इसको किस तरह से लिख सकते हो, इस तरह से भी छोड़ सकते हो लिखने को, और लिखना चाहो तो P V2 माइनस P V1 इस तरह से भी लिख सकते हो, दोनों राइट हैं। पर जो इक्वेशन इसकी लिखी जाएगी वो इसी तरह से लिखी जाएगी, W इक्वल टू P V2 माइनस V1। तो ये इक्वेशन आपको क्या दिखा रही है, ये इक्वेशन दिखा रही है कि अगर आपको आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना हो तो सीधे सीधे क्या है, वो किस पे डिपेंड करेगी, वॉल्यूम का जो डिफरेंस है, वॉल्यूम का डिफरेंस और जो कांस्टेंट, मतलब जो आपको नियत प्रेशर दिया जा रहा है उनके गुणनफल पे। तो ये सबसे सिंपल होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस दे रखी है तो उसमें आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद अपन ने दो प्रोसेस अपनी कंप्लीट हो गई, आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोबैरिक प्रोसेस। अब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस को और एडियाबैटिक प्रोसेस को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।